Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 3rd of July 2023. तो गाइज आज है तारीख 3 जुलाई 2023 और है मंडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है अनामलई टाइगर रिजर्व को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2008 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेजर टाइप्स इज यूज्ड इन अ लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर में कौन से प्रकार का लेजर का यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए डाई लेज़र, ऑप्शन नंबर बी गैस लेज़र, ऑप्शन नंबर सी सेमीकंडक्टर लेज़र या फिर ऑप्शन नंबर डी एक्साइमर लेज़र। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को उसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसा मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इम्पॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। काफ़ी रेलिवेंट आर्टिकल है ये। रिसेंटली हमारी गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया है। उस डिसीजन में बताया गया है कि जो सिगरेट लाइटर्स हैं, खासकर कौन से सिगरेट लाइटर्स, ध्यान से सुनना, जिनकी कॉस्ट 20 रुपये से कम है, ठीक है, ऐसे सिगरेट लाइटर्स जो कि 20 रुपये से कम दाम के अंदर में आते हैं, उनके इंपोर्ट के ऊपर बैन लगा दिया गया है। यानी कि हम लोग क्या कर रहे थे, इस प्रकार के सिगरेट लाइटर्स को अलग अलग देशों से परचेज़ क्या कर रहे थे, इंपोर्ट कर रहे थे, आयात कर रहे थे। बट अभी 2 दिन पहले यहाँ पर इसके ऊपर बैन लगाने के बारे में चर्चा की है कि अब यहाँ पे इसकी इंपोर्टिंग पूरी तरह से बंद कर दी जाएगी। कौन से लाइटर्स जिनकी कॉस्ट 20 रुपये से कम है, फिर से बोल रहा हूँ 20 रुपये से ज़्यादा कॉस्ट वाले जो लाइटर्स हैं उनको लेकर कोई बातचीत नहीं की गई है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये डिसीजन भले ही अभी लिया हो 2 दिन पहले, लेकिन इसके बारे में जो चर्चा है वो पिछले साल से ही हो रही थी। पिछले साल एग्जैक्टली हुआ क्या था, तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं एम.के. स्टालिन, उन्होंने पिछले साल ही सरकार से बोला था कि इस प्रकार के लाइटर्स के ऊपर बैन लगा देना चाहिए, इसको इंपोर्ट करना बंद कर देना चाहिए, जिसकी वजह से हमारे देश की खुद की जो मैच बॉक्स इंडस्ट्री है, ठीक है, जो माचिस की बनाई जाती है, उस माचिस वाली इंडस्ट्री को इससे ग्रोथ मिलेगा। क्यों? क्योंकि अगर ये सस्ते लाइटर्स इंपोर्ट होते रहेंगे तो इन लाइटर्स की वजह से जो हमारी मैच बॉक्स इंडस्ट्री है, माचिस की जो इंडस्ट्री है देश की, वो कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रही है, उस इंडस्ट्री में लॉस हो रहा है, जबकि उस इंडस्ट्री में कई सारे वर्कर्स जो कि काम कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ डेटा भी यूज़ किया गया है, वो सारा डेटा क्या है वो सब डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे, बट मैंने अभी आपको एक ओवरव्यू दिया है। तो आप देख सकते हो पिछले 2 दिनों से लगातार इसके बारे में कई सारे जो न्यूज़ आर्टिकल्स हैं वो पब्लिश हुए हैं, चाहे वो लाइव मिनट का आर्टिकल हो, हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल हो, इवन द हिंदू का भी आर्टिकल आप देख सकते हो, गवर्नमेंट प्रोहिबिट्स इम्पोर्ट ऑफ सिगरेट लाइटर्स अंडर ₹20। चलो फिर अब बात करते हैं कि क्या क्या इस न्यूज़ आर्टिकल के अंदर बताया जा रहा है। ठीक है, ये न्यूज़ क्या है वो तो आप समझ गए। तो इंपोर्ट के ऊपर जो बैन लगाया गया है वो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के थ्रू यहाँ पर एक नोटिफिकेशन के अंदर मेंशन करके लगाया गया है। उसके बाद बोला जा रहा है ये जो बैन लगाया गया है ये हर प्रकार के लाइटर्स के ऊपर लगाया गया है जिनका जो कॉस्ट है वो 20 रुपये से अंडर आता है, 20 रुपये से कम ही कम में है। अब वो लाइटर्स कौन से हो सकते हैं, पॉकेट लाइटर्स भी हो सकते हैं, दूसरा गैस फ्यूल लाइटर्स भी हो सकते हैं जिसके अंदर ये गैस भरी हुई होती है, तीसरा नॉन रिफिलेबल लाइटर्स हो सकते हैं, नॉन रिफिलेबल मतलब जिनको आप रिफ़िल नहीं कर सकते, चौथा एक रिफिलेबल लाइटर्स भी हो सकते हैं। अब रिफिलेबल लाइटर्स कौन से होते हैं, जिनको रिफ़िल किया जा सकता है, जैसे लाइटर आप देख रहे हो इसमें एक लिक्विड भरा हुआ है, तो इस लिक्विड को वापस से रिफ़िल किया जा सकता है, जैसे ये लिक्विड ख़त्म होगा तो वो रिफिलेबल है, यानी कि इसको वापस से यूज़ किया जा सकता है। लेकिन नॉन रिफिलेबल में क्या होता है, एक बार यूज़ किया उसके बाद सीधा आपने उस लाइटर को फेंक देना है, ठीक है। तो इससे एनवायरनमेंट के ऊपर भी काफ़ी इशू आता है, क्योंकि ये प्लास्टिक का है, सिंगल यूज़ प्लास्टिक है, यानी आपने यूज़ किया थ्रो कर दिया,
यूज़ एंड थ्रो वाला प्लास्टिक है, जो कि हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर डेफिनेटली एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। अब दोस्तों बताया जाता है कि जो ये सस्ते वाले लाइटर्स हैं जिनकी कॉस्ट 20 रुपये से कम है, इन लाइटर्स की इम्पोर्टिंग इंडिया में काफ़ी ज़्यादा होती है। इवन इस बार अप्रैल के महीने में भी हम लोगों ने 0.13 मिलियन US डॉलर्स के जो लाइटर्स हैं वो इम्पोर्ट करे थे। लेकिन ये जो अब कदम उठाया गया अचानक से, इसके ऊपर बैन लगाने की बात की गई, उसके पीछे का रीज़न क्या है? जैसे मैंने आपको बोला, इसकी शुरुआत पिछले साल से हो चुकी थी। पिछले साल सितंबर 2022 में होता क्या है, तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं M.K. स्टालिन, वो हमारी केंद्र सरकार को एक लेटर लिखते हैं। लेटर लिखने के बाद में मांग करते हैं कि जो ये सिंगल यूज़ प्लास्टिक वाला सिगरेट लाइटर्स हैं इनको बैन कर देना चाहिए। यानी ऐसे लाइटर्स जो कि बेसिकली नॉन रिफिलेबल हैं, एक बार आपने यहाँ पर यूज़ किया और सीधा उसको फेंक दिया, तो इसको कहीं ना कहीं बैन कर देना चाहिए, ताकि हम अपने देश की खुद की जो मैच बॉक्स इंडस्ट्री है, माचिस वाली इंडस्ट्री है, उसको सेव कर सकें। क्योंकि मैच बॉक्स इंडस्ट्री आपको पता होगा तमिलनाडु के अंदर एक मेजर इंडस्ट्री वाली कैटेगरी में रखी जाती है। उसके अलावा जो M.K. स्टालिन है उन्होंने मेंशन भी किया है कि इस इंडस्ट्री में तमिलनाडु के अंदर में लगभग 1 लाख से ज़्यादा जो लोग हैं वो अभी एम्प्लॉयड हैं, उनको रोज़गार मिला हुआ है इस इंडस्ट्री में। ये 1 लाख का नंबर बहुत बड़ा है। इवन इसमें ज़्यादातर महिलाएं हैं जो कि लगातार काम कर रही हैं। उसके अलावा हम लोग ये जो मैच बॉक्स जो माचिस है ना, इसको प्रोड्यूस तो करते हैं, इसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होती है। मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद हम कई सारे कंट्रीज़ को ये मैच बॉक्स एक्सपोर्ट भी करते हैं। बिल्कुल, इसको एक्सपोर्ट भी किया जाता है और इस एक्सपोर्ट के माध्यम से कई करोड़ रुपए, कई 100 करोड़ रुपए हमारी सरकार कमाती है। तो इसको देखते हुए M.K. स्टालिन ने मेंशन किया कि क्यों ना इस इंडस्ट्री को और बढ़ाया जाए। इस इंडस्ट्री को और बढ़ाने से क्या होगा कि जो ये एक्सपोर्ट है ये और ज़्यादा बढ़ेगा, जिससे हमारा जो रेवेन्यू है ऑब्वियसली बात है वो भी इंक्रीज़ होगा। इवन अभी क्या हो रहा है, दुनिया भर की कई सारे और भी देश हैं जो कि मैच बॉक्स को प्रोड्यूस करते हैं। अगर हम भारत के आसपास की कंट्रीज़ की बात करेंगे तो पाकिस्तान हो गया, दूसरा इंडोनेशिया हो गया। ये 2 इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं जो कि अगेन ये भी बहुत बड़ा मार्केट को कैप्चर कर रखी है मैच बॉक्स इंडस्ट्री के मामले में। ये भी काफ़ी सारा जो मैच बॉक्स है उसको एक्सपोर्ट करते हैं अलग अलग देशों में, तो इनके साथ में एक सीधा कंपटीशन इंडिया का रहता है। तो हमने इन्हें टक्कर देनी होगी और इसके लिए हमें मैच बॉक्स इंडस्ट्री के ऊपर थोड़ा एक मेजर फोकस करना होगा। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि जो ये लाइटर होता है ना, चाइना से भी कई तरीके से इलीगल सस्ते लाइटर्स को इंपोर्ट कर लिया जाता है जो कि 10-15 रुपए के मिलते हैं। तो मेंशन किया जा रहा है कि जो ये प्लास्टिक के सिगरेट लाइटर्स हैं ये इतने खतरनाक है कि आप 10 रुपये के लाइटर से 20 माचिस के डब्बे को रिप्लेस कर सकते हो। आप 10 रुपये का लाइटर यूज़ कर रहे हो और इसने कहीं ना कहीं 20 माचिस के डब्बे रिप्लेस कर दिए, वो आप माचिस के डब्बे खरीदोगे ही नहीं। तो सीधा इम्पैक्ट कहाँ पे पड़ रहा है, इसी मैच बॉक्स इंडस्ट्री के ऊपर में। ठीक है, तो जो हमारे नॉन रिफिलेबल लाइटर्स होते हैं, खैर वो तो खैर सही है, उनको आप रिफ़िल कर सकते हो, वापस से यूज़ कर सकते हो। लेकिन क्या है, एक ना एक बात, जब वो ख़राब होंगे तो उसके बाद आप सीधा उसको एनवायरनमेंट के अंदर में फेंकोगे। अब फेंकोगे तो वो जो प्लास्टिक है वो कहीं ना कहीं उसको गलने में कई साल लगने वाले हैं। तो अगेन एनवायरनमेंट के ऊपर ऑब्वियस सी बात है वो नुकसान तो पहुँचाएगा ही पहुँचाएगा, ये भी यहाँ पर मेंशन किया जाता है। बाकी द हिंदू की रिपोर्ट में ही एक और डेटा दिया गया है, वो थोड़ा सा जान लेना, मैं आपको बता रहा हूँ। हम लोग बात करते हैं किसकी, लाइटर्स की। अभी तो मैंने आपको केवल एक सेक्शन वाला लाइटर बताया था, लेकिन जब हम सभी लाइटर्स की बात करते हैं, चाहे वो पॉकेट लाइटर हो, गैस वाला, रिफिलेबल, नॉन रिफिलेबल, सभी लाइटर्स को अगर हम इंक्लूड कर दें तो 2022-23 में पता है हम लोगों ने 8.87 मिलियन US डॉलर्स का ये लाइटर इम्पोर्ट किया था। ये नंबर अपने आप में बहुत ज़्यादा है। 8.87 मिलियन US डॉलर्स का 2022-23 में लाइटर इम्पोर्ट किया गया। ये 2022-23 का डेटा है, जबकि इससे पिछला साल देखोगे 2021-22 को, तो 2021-22 में लगभग मेंशन किया जाता है कि 7 मिलियन डॉलर के आसपास, कितना, 7 मिलियन डॉलर का लाइटर्स हमने इंपोर्ट किया था। तो ये नंबर अपने आप में बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा है। अब इस इंडस्ट्री में हम खुद से बहुत कुछ कर सकते हैं, खुद की अपने देश की इंडस्ट्री को ग्रो कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये भी है कि भारत लाइटर मंगाता कहाँ से है, तो ज़्यादातर लाइटर आते हैं स्पेन से, या फिर टर्की से, या फिर UAE से। यही 3 मेजर कंट्रीज़ हैं जो कि इंडिया को लाइटर्स को इंपोर्ट करती हैं। मतलब वो कंट्रीज़ एक्सपोर्ट करती हैं, हम उनसे इंपोर्ट करते हैं। समझ गए पूरा कॉन्टेक्स्ट। अब देखो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको और देता हूँ। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो ये सिगरेट लाइटर्स होते हैं इसके अंदर कौन सी गैस का यूज़ किया जाता है, तो गैस आप कौन सी बताओगे? ऑप्शन में दे दिया जाएगा कुछ भी, प्रोपेन, ब्यूटेन, मीथेन, रेडॉन। तो इसका सही उत्तर होना चाहिए ब्यूटेन। ठीक है,
तो सिगरेट लाइटर्स जो होते हैं उसके अंदर ब्यूटेन का यूज़ किया जाता है। ध्यान रखना, ब्यूटेन जो कि हमारी एक हाइड्रोकार्बन गैस है और ये हमारी लिक्विड में भी अवेलेबल होती है और हाईली फ्लेमेबल होती है, तुरंत आग पकड़ सकती है। समझ गए इस बात को? तो ब्यूटेन का स्पेशली यूज़ किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ गैस। ये क्वेश्चन जो हमारा ऑफिशियल सोल्जर ट्रेडमेंट का पेपर था 2020 का, उसमें पूछा गया था कि लाइटर्स में, सिगरेट लाइटर्स में कौन सी गैस स्पेशली यूज़ की जाती है। मतलब ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। तो मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब ऐसे क्वेश्चन कहीं पर भी कोई सी भी एग्जाम में बन सकता है, क्योंकि ये सिगरेट लाइटर एक कॉन्टेक्स्ट में न्यूज़ में आ चुका है, एक स्पेशल फोकस में आ चुका है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अच्छा दोस्तों, जो भी इन्फॉर्मेशन आपके साथ में अभी मैंने थोड़ी देर पहले शेयर की थी, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको यहाँ पर नोट्स के फॉर्म में प्रोवाइड करवा दिया है। चाहो तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स आप नोट डाउन जो करना चाहते हो वो कर सकते हो। ठीक है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो डेटा है, स्पेशली कुछ कंट्रीज़ जो मैंने अभी आपको बताई हैं। फिर साथ ही में मैंने आपको यहाँ पर लास्ट में बताया कि इस गैस जो सिगरेट लाइटर्स इसमें कौन सी गैस यूज़ होती है, वो मैंने आपको बताया ब्यूटेन का स्पेशली यूज़ किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको PDF के अंदर मिल जाएंगी। ठीक है, अगले आर्टिकल पे आ रहेंगे। तो नेक्स्ट आर्टिकल हमारा GS पेपर नंबर 2 पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। काफ़ी सारी चीज़ें मैं आपको आज क्लियर करवाऊंगा। आपने लक्ष्मीकांत तो पढ़ी होगी, अब UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हो तो लक्ष्मीकांत तो पढ़ी होगी, आप पढ़ रहे होंगे या पढ़ने वाले होंगे, 100% पढ़नी है ना। पॉलिटी तो पढ़नी है ही ऑब्वियसली। तो पॉलिटी में आपका गवर्नर का पूरा एक सेक्शन है, जैसे प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, वैसे ही गवर्नर भी आपको देखने को मिलेगा। तो गवर्नर वाले सेक्शन के मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आज मैं आपको कवर करवा दूंगा। गवर्नर कौन होता है, क्या इनके पास में पावर्स होती हैं, प्रेसिडेंट और गवर्नर के बीच में क्या सिमिलैरिटीज़ होती हैं। तो पॉलिटी का एक कॉन्टेक्स्ट आज आपको बेहतरीन तरीके से क्लियर होगा। लेकिन उससे पहले न्यूज़ क्या है वो समझ लेते हैं। केरला की जो सरकार है ना, वो सुप्रीम कोर्ट जाने को तैयार हो चुकी है। क्यों? वो सुप्रीम कोर्ट इसलिए जा रही है क्योंकि केरला के ही जो गवर्नर हैं, उसी राज्य के जो गवर्नर हैं, वो कई सारे बिल्स को लेकर बैठे हुए हैं। अब दोस्तों होता क्या, मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपको पता होगा कि हमारे स्टेट्स के अंदर में, राज्यों के अंदर में एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, उनकी विधानसभा होती है। वो बैठे किसी टॉपिक के ऊपर डिसीजन लिया, डिसीजन लेने के बाद में वो क्या करते हैं, एक बिल को पास कर रहे होते हैं। अब जब वो बिल को पास करते हैं ना, तो बिल को पास करते हुए लास्ट में गवर्नर का जो अप्रूवल है वो ज़रूरी होता है लेना, गवर्नर का एसेंट लेना इम्पॉर्टेंट बन जाता है। अब ये तो गवर्नर की मर्ज़ी है, गवर्नर अप्रूवल दे या ना दे। अगर अप्रूवल देना है तो गवर्नर दे सकता है, या फिर आप कह सकते हो कि गवर्नर को कोई चेंजेस कर लगते हैं कि अब इसमें कोई बदलाव करने चाहिए तो वापस से लौटा देते हैं। लेकिन इन्हीं चीज़ के अंदर में, यानी अप्रूवल दिया या फिर वापस से लौटा दिया, एक चीज़ और इसमें होती है कि गवर्नर बिल को अपने जेब में रख के बैठ जाते हैं, मतलब अपने पास रख के बैठ गए, अब उस पर कोई रिप्लाई नहीं दे रहे हैं। तो ये मामला लंबे समय तक ऐसे ही टिका रहता है। जो भी डिसीजन लिया था, वो बिल पास जो किया था, वो गवर्नर के पास में अटक गया, ना वो इधर दे रहे हैं ना वो उधर ले रहे हैं। ठीक है, समझ गए इस बात को? अब क्या हुआ, केरला की सरकार का कहना है कि ऐसे कई सारे बिल, ऐसे लगभग 9 बिल हैं। कितने? 9 बिल हैं जो कि वहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली के थ्रू पास कर दिए गए हैं, लेकिन गवर्नर के पास में जाते ही क्या होता है, वो जो बिल है वो गवर्नर अपने पास में रख कर बैठ जाते हैं। तो सरकार ने, यानी केरला की सरकार ने स्पेशली डिसाइड किया है कि जैसे ये छुट्टियां खत्म होती हैं, सुप्रीम कोर्ट के वैकेशन चल रहे हैं ना, अब ओपन होने वाला है, जुलाई आ गया, अब बस ओपनिंग होने वाली है इसकी वापस से। तो वैकेशन जैसे ही ख़त्म होते हैं, तुरंत यहाँ पे ये मामला जो केरला सरकार है वो सुप्रीम कोर्ट में लेके जाएगी। फिर देखते हैं आगे क्या क्या सुनवाई होगी। इवन यहाँ पर केरला सरकार का एक बात और है कहना, इन्होंने कहा कि देखो पहले भी ऐसे कई सारे मैटर्स हुए, तेलंगाना के अंदर भी ये मैटर हुआ था, कई सारे ऐसे यहाँ पर डिसीजंस आए हैं जहाँ पर ऑलरेडी बता दिया कि गवर्नर को ऐसा नहीं करना चाहिए, फिर भी गवर्नर ये हरकत कर रहे हैं। तो जो आज के समय पर गवर्नर हैं केरला के, वो हैं आरिफ मोहम्मद खान। तो ये क्या कर रहे हैं, काफ़ी सारे बिल को आज के समय पर लेकर बैठे हुए हैं। तो केरला की सरकार एक तरफ और इनके जो गवर्नर हैं, इनके बीच में जो डिस्प्यूट है वो बना हुआ है, एक विवाद बना हुआ है। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, जो गवर्नर होते हैं ना, ये हमारे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। ठीक है, गवर्नर बेसिकली एक लिंक का काम करता है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में। ठीक है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार को जोड़ने वाला बीच में एक व्यक्ति कौन आता है, वो गवर्नर ही आता है। समझ गए? लेकिन आप कह सकते हो स्टेट के अंदर वो हमारी केंद्र सरकार को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। समझ गए? अब ये गवर्नर को लेकर आर्टिकल 200 और ये सारी चीज़ें क्या हैं, एक एक करके सब कुछ डिस्कस करेंगे वो डिटेल से, क्योंकि यहीं पर आपको सारे के सारे जो कॉन्टेक्स्ट है वो पता चल जाएंगे। तो GS पेपर नंबर 2 हमारा जो पॉलिटी का सेक्शन है, वहाँ से आप लिंक कर सकते हो। अब ये तो मैटर आपको समझ में आ गया कि मैटर क्या हो रहा है। अब थोड़ा सा गवर्नर के बारे में जानते हैं। देखो, गवर्नर जो है वो बेसिकली एक डुअल कैपेसिटी में काम करता है।
जो हमारे राज्यपाल होते हैं। जैसे केंद्र सरकार के पास में प्रेसिडेंट होते हैं, राष्ट्रपति, वैसे ही बिल्कुल आप कह सकते हो स्टेट के पास में हमारे गवर्नर होते हैं। जैसे केंद्र सरकार के पास में होते हैं प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, वैसे स्टेट के पास में होते हैं चीफ मिनिस्टर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अपन अभी बात कर रहे हैं गवर्नर की। फिर मैं थोड़ी देर बाद आपको केंद्र सरकार के प्रेसिडेंट और स्टेट के गवर्नर के बीच में क्या सिमिलैरिटीज़, क्या समानताएं हो सकती हैं, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो गवर्नर एक डुअल कैपेसिटी में काम करते हैं। डुअल कैपेसिटी में मतलब है कि स्टेट के अंदर तो काम कर ही रहे हैं, यानी कि वो स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं, लेकिन साथ ही साथ में वो हमारी केंद्र सरकार को भी रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। पिछले कुछ सालों में गवर्नर को लेकर काफ़ी सारी टिप्पणियां हुई हैं, गवर्नर को लेकर कई सारे यहाँ पर कह सकते हो जो कंट्रोवर्सीज़ हैं वो देखने को मिली हैं। तो कई बार यहाँ पर बोला जाता है, मतलब जो मेन कंट्रोवर्सीज़ हुई हैं वो हमेशा बिल को लेकर हुई हैं कि गवर्नर हमेशा बिल रखकर बैठ जा रहे हैं। ठीक है, उसके ऊपर इन्होंने जो सुनवाई करनी चाहिए, अगर बिल में कोई चीज़ सुधार करना है तो वापस कर दो, अगर बिल को अप्रूवल देना है सब कुछ बढ़िया तो अप्रूवल दे दो, एसेंट दे दो। लेकिन क्या हो रहा है, वो ना वो काम कर रहे हैं ना वो काम कर रहे हैं, अपने पास रखकर बैठ गए। अब क्या हुआ, उस पर्टिकुलर बिल पर कोई काम हो ही नहीं पा रहा है, कोई आगे की सुनवाई हो ही नहीं पा रही है, दूसरा मैटर चल रहा है। फिर ऐसे ही दूसरा बिल रख लिया उन्होंने, तीसरा बिल रख लिया, ऐसे करते करते यहाँ पर कई सारे बिल रखने के बाद में यहाँ पर आप देख पाओगे केरला की सरकार जो है वो ये डिसीजन लेने को तैयार है कि अब हम सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुँचेंगे। अब होता क्या है कि ऐसे ही बार बार ना इनके इन हरकतों की वजह से गवर्नर को क्या बोला जाता है, इस पूरे कॉन्सेप्ट को एक नेगेटिव टर्म में देखा जाता है। कभी कभी बोला जाता है कि जो गवर्नर है वो हमारी केंद्र सरकार का एजेंट होता है, केंद्र सरकार का पपेट है, रबर स्टाम्प है। ऐसी बात भी यहाँ पर गवर्नर को लेकर बोल दी जाती है। नाउ अब हमारा संविधान क्या बोलता है गवर्नर को लेकर, वो थोड़ा सा समझते हैं। राज्यपाल को लेकर हमारे संविधान में कई सारे आर्टिकल, कई सारे अनुच्छेद आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला आर्टिकल 153। आर्टिकल 153 क्या बोलता है कि हर एक राज्य के लिए एक गवर्नर होना ज़रूरी है। ठीक है, या फिर एक पर्सन को हम 2 या 2 से ज़्यादा राज्य का भी गवर्नर बना सकते हैं। सिंपल। अब गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है, गवर्नर का अपॉइंटमेंट हमारे प्रेसिडेंट करते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। अब उसके बाद मैं आपको बता ही चुका हूँ गवर्नर के डुअल रोल हैं। गवर्नर स्टेट में भी काम कर रहा है, हमारी केंद्र सरकार को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, और हमारे स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड भी है, प्लस यहाँ पर ये हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरी चीज़, गवर्नर जो होता है ये स्टेट की जो हमारी पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, खासकर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, उनकी एड और एडवाइस के ऊपर काम करते हैं। ठीक है, बाकी मैं आपको बता चुका हूँ स्टेट में क्या रोल है, सेंटर में क्या रोल है। दूसरी चीज़ ये भी बता चुका हूँ कि यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में एक इंपॉर्टेंट लिंक का काम करते हैं, दोनों को जोड़ने का काम करते हैं। फिर उसके बाद अगर गवर्नर बनना है, गवर्नर की पोस्ट के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, वो सारी एलिजिबिलिटी हमारी आर्टिकल 157 और 158 के अंदर मेंशन की गई है। फिर उसके बाद में गवर्नर के पास में कुछ पावर भी हैं, किसी को क्षमा करने की पावर, कोई अपराधी है उसको क्षमा करने की पावर भी, यानी पार्डन, रिप्रीव करने की पावर्स भी आपको गवर्नर के पास में देखने को मिल जाती हैं। ये पावर गवर्नर को आर्टिकल 161 के अंडर में मिलती हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं, ये चीफ मिनिस्टर के साथ में मिलकर हमारे गवर्नर को एडवाइस देते हैं, एड देते हैं, जिसके बेसिस पर गवर्नर अपने फंक्शंस को, अपने काम को कर रहा होता है। हालांकि गवर्नर के पास में कुछ एक्स्ट्रा पावर्स भी होती हैं, जब ये किसी की बात नहीं सुनते हैं उसको हम लोग डिस्क्रिशनल पावर बोलते हैं, वो आर्टिकल 163 के अंदर में, यानी कि इनके पास में अलग से एक इंडिपेंडेंट पावर्स भी इनको प्रोवाइड करवा रखी हैं। ठीक है, अब ये तो आपने समझ लिया कि गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है, हमारे प्रेसिडेंट करते हैं। लेकिन क्या गवर्नर का क्या काम होगा, गवर्नर किसी को अपॉइंट करता है? हाँ, जो हमारे राज्य के चीफ मिनिस्टर होते हैं, मुख्यमंत्री जो होते हैं, प्लस और बाकी सारे जो मंत्रियां होते हैं, उन सबको अपॉइंट करने का काम गवर्नर का ही है। ये बात खुद आर्टिकल 164 में मेंशन की गई है। फिर सीधा आर्टिकल 200 की बात करेंगे, जो कि ऊपर हमारे न्यूज़पेपर वाले इस आर्टिकल में भी बात की गई है, आर्टिकल 200 की। तो आर्टिकल 200 क्या करता है, गवर्नर को पावर देता है कि गवर्नर के पास में अगर एक बिल लेजिस्लेटिव असेंबली से पास होकर पहुंचा है तो या तो उसके ऊपर वो अप्रूवल दे सकते हैं, या यहाँ पर कोई सुधार के लिए बोल सकते हैं, या फिर यहाँ पर उस बिल को आगे हमारे राष्ट्रपति को भी भेज सकते हैं। हमारे प्रेसिडेंट को अगर भेजना हो कि भाई आप यहाँ पर इस बिल को देखो, तो प्रेसिडेंट को भी आगे शिफ्ट कर सकते हैं। ये पावर्स गवर्नर के पास में होती हैं। लेकिन अब गवर्नर और राज्य के सरकार के जो संबंध है ये आपस में ख़राब क्यों हो रहे हैं, उसके पीछे के रीज़न हम लोग समझते हैं। उसके पीछे का रीज़न मैं आपको बता चुका हूँ, बिल्स को ये हमेशा लेकर बैठ जा रहे हैं। ठीक है, और दूसरी चीज़ यहाँ पर बोला जाता है कि गवर्नर का जो टेन्योर है वो 5 साल का होता है। 5 साल तक गवर्नर रह सकते हैं और वो ऑफिस में बैठे रह सकते हैं जब तक यहाँ पर प्रेसिडेंट चाहें। प्रेसिडेंट के प्लेजर के ऊपर भी ये चीज़ें डिपेंड करती हैं। फिर उसके बाद में
बोला जाता है कि सबसे जो प्रॉब्लमेटिक चीज़ है जिसकी वजह से गवर्नर और राज्य के सरकार के बीच में संबंध खराब हो रहे हैं, वो है गवर्नर के पास में बिल को अपने पास में रखने की कोई लिमिट ना होना। अब ये क्या है कि जैसे मैंने बोला कि गवर्नर कई सारे बिल को रख कर बैठ जाते हैं। अब संविधान में कहीं पर भी ये नहीं लिखा कि वो बिल कितने समय तक लेकर बैठे रह सकते हैं, है ना। अगर संविधान में स्पेशली लिखा होता कि भैया 2 महीने तक इसकी लिमिट है, 1 महीने तक है, 3 महीने तक लिमिट है, कि भाई इतने समय तक ये बिल को अपने पास रखेंगे, उसके बाद इन्होंने कुछ ना कुछ एक्शन लेने पड़ेंगे, ऐसी कोई लिमिट है ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए गवर्नर काफ़ी लंबे समय के लिए ऐसी बिल को अपने पास में लेकर बैठे रहते हैं। लेकिन संविधान में एक बात और बोली गई है, जो कि कोर्ट ने भी अपने ऑर्डर्स के अंदर बोली है, और जो कि केरला सरकार भी बोल रही है, केरला की राज्य सरकार भी बोल रही है कि भले ही आपके पास में पावर हो बिल को रखने की, बैठने की, लेकिन एक चीज़ ये भी मेंशन की गई है संविधान के अंदर में कि आपने बिल को लेकर एक्शन लेना है एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी तो एक्शन लेना ही है। लेकिन क्या है, यहाँ पर गवर्नर लंबे लंबे समय तक उस बिल को रख कर बैठे हुए हैं, जो कि अगेन ये एक कह सकते हो कि पूरा का पूरा डिसरप्शन का हिस्सा बन जाता है, या फिर केरला सरकार या फिर कह सकते हो गवर्नर के बीच के जो संबंध हैं इसको ख़राब करने के लिए ये कहीं ना कहीं जो मैटर है वो काफ़ी है। अब क्या होता है, गवर्नर के इस पूरे पोजीशन के अंदर सुझाव करने के लिए कई सारे अलग अलग कमिटीज़ आई, है ना। अपॉइंटमेंट को लेकर, गवर्नर के रिमूवल को लेकर कई सारी कमिटीज़, कमीशंस बने, उन्होंने अपने अपने रिकमेंडेशंस जो हैं वो लगातार दिए हैं। बात क्लियर हो गई। ये था पूरा का पूरा सेक्शन गवर्नर को लेकर, ये मैंने आपको समझा दिया। अब ये पूरे हालात देखने के बाद में जो केरला की सरकार है उनका कहना यह है कि इससे तो सीधा सीधा क्या हो रहा है, जो हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है वो कहीं ना कहीं कोलैप्स हो रही है। भाई हमारे पास में प्रॉपर डेमोक्रेसी है, इवन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, वो कहीं ना कहीं कोलैप्स हो रही है अगर यहाँ पे गवर्नर ऐसे ही करते रहेंगे, क्योंकि हम बिल पास कर रहे हैं, वहाँ से पास ही नहीं हो रहा है, तो क्या फ़ायदा इन चीज़ों का। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब देखते हैं ये लोग सुप्रीम कोर्ट खुलते ही पहुँचते हैं या नहीं पहुँचते हैं, या क्या होता है। अब क्या करना है, अब मैं आपको कुछ और स्पेशलिटी चीज़ें बता रहा हूँ गवर्नर के बारे में, वो बहुत ध्यान से सुनना। अभी जो मैं बताऊँगा वो बहुत ध्यान से सुनते हुए चलना, लास्ट में आपको एक पिक्चर दिखा दूंगा, वहाँ पे काम खत्म हो जाएगा। सबसे पहली चीज़ मैंने अभी आपको बताया था ना, गवर्नर बनने के लिए एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, नंबर 1 पॉइंट मैंने आपको पहले पढ़ा रखा है, रिवाइज कर रहे हैं। नंबर 1 पॉइंट, वो जो व्यक्ति है वो सिटीज़न होना चाहिए भारत का, मस्ट बी अ सिटीज़न ऑफ इंडिया। नंबर 2 पॉइंट, गवर्नर बनने के लिए जो मिनिमम एज है वो 35 साल की होनी चाहिए, 35 ईयर्स ऑफ एज। नंबर 3 पॉइंट, जो गवर्नर बनना चाहता है उसके लिए यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें एक चीज़ और होनी चाहिए कि वो जो व्यक्ति है वो ना तो हमारे पार्लियामेंट का हिस्सा हो, ना ही स्टेट लेजिस्लेचर का, ठीक है, ना ही विधानसभा जो हमारी है उसका हिस्सा हो राज्य सरकार में, ना ही हमारा पार्लियामेंट राज्यसभा या लोकसभा का हिस्सा हो। ठीक है, किसी चीज़ का हिस्सा नहीं होना चाहिए, तब जाके यहाँ पर उसको गवर्नर बनाया जाएगा। तो ये तो हो गया उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। नंबर 2 पॉइंट, गवर्नर का अपॉइंटमेंट कौन करता है, ये तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। बताओ कौन करता है, बताओ जल्दी। ठीक है, कौन, प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट हमारे गवर्नर को अपॉइंट करते हैं। दूसरी चीज़, अब गवर्नर, मैंने आपको ये भी बताया कि भैया एक राज्य का एक गवर्नर तो होना चाहिए, या फिर एक या एक से ज़्यादा राज्य का भी एक गवर्नर भी हो सकता है, ये भी आप कह सकते हो। ठीक है, वैसे गवर्नर का जो मैक्सिमम पीरियड है वो 5 साल तक है, 5 साल तक उनका टेन्योर रहता है, लेकिन जब तक प्रेसिडेंट चाहें, प्रेसिडेंट के प्लेजर के ऊपर ये चीज़ें डिपेंड करती है, वो वहाँ पर रह सकते हैं। ये बात समझ में आया। अब उसके बाद यहाँ पर आप कह सकते हो कि वैसे मैक्सिमम 5 ईयर्स की उनके टेन्योर ही होता है, ये आपने ध्यान में रखना है, मैक्सिमम 5 ईयर्स का ही टेन्योर देखने को मिलता है। फिर बात आती है पावर्स की, तो कई सारी पावर्स हैं, जैसे आर्टिकल 161 के अंदर में पार्डनिंग पावर दी गई है, क्षमा करने की पावर गवर्नर के पास में किसी अपराधी को। दूसरा, आर्टिकल 164 में गवर्नर को पावर दी गई है चीफ मिनिस्टर और बाकी सारे मंत्री को अपॉइंट करने की। फिर उसके बाद में आर्टिकल 200 के अंदर अभी मैंने आपको बताया था पावर दी गई है कि किसी बिल को अप्रूवल देने की या ना अप्रूवल देने की। फिर आर्टिकल 213 भी एक है जिसमें गवर्नर को पावर दी गई है कोई ऑर्डिनेंस अगर लेकर आना है तो वो वाली पावर्स भी उनके पास में है। ठीक है, अब उसके बाद में गवर्नर का एंडिंग टेन्योर, यानी कि मतलब 5 साल का तो वैसे मैक्सिमम पीरियड होता है इनका, अगर 5 साल से पहले इनको रिमूव करना हो, हटाना हो तो कोई प्रोसीजर है? हाँ बिल्कुल, पहली चीज़ प्रेसिडेंट के थ्रू वो डिसमिस किए जा सकते हैं, डिसमिसेबल बाय प्रेसिडेंट। ठीक है, तो हमारे जो राष्ट्रपति हैं वो यहाँ पर डिसमिस कर सकते हैं गवर्नर को, यह आपने ध्यान में रखना है। लेकिन डिसमिस करने के पीछे का एक वैलिड, एक ठोस कारण देना होगा, रीज़न देना होगा। बिना किसी ठोस रीज़न के ये परमिटेड नहीं है।
दूसरा नंबर पॉइंट, गवर्नर को रिमूव किया जा सकता है जब गवर्नर हरकतें कुछ ऐसी करने लगे जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो, असंवैधानिक हो, संविधान से हटकर कुछ ऐसा काम कर रहा हो। तीसरा, गवर्नर खुद भी अपने पद से हट सकता है। कैसे? रिज़ाइन करके। सिंपल है। अब गवर्नर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं, इनकी जिम्मेदारियाँ क्या होती हैं? पहली जिम्मेदारी अपॉइंटमेंट करने की। अब अपॉइंटमेंट में आपको पता होगा हमारे चीफ मिनिस्टर का, मुख्यमंत्री का अपॉइंटमेंट हो गया, दूसरे मिनिस्टर्स का हो गया। उसके बाद जो स्टेट के एडवोकेट जनरल होते हैं उनका अपॉइंटमेंट भी गवर्नर करता है। इवन जो स्टेट पीएससी के मेंबर्स होते हैं उनका अपॉइंटमेंट भी गवर्नर करता है। हमारे हाई कोर्ट के जजेस हो गए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस हो गए, वहाँ पे गवर्नर का थोड़ा सा रोल होता है। जब आप डिटेल से पढ़ोगे तो वहाँ पे भी एक रोल होता है छोटा सा। इवन यहाँ पर जो हमारी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ उनके जो एक्स ऑफिशियो चांसलर होते हैं, है ना, उसकी तरह भी यहाँ पे गवर्नर काम कर सकते हैं। ये सारी कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ गवर्नर के पास में होती हैं। याद रखोगे ना ये बात? अब जो भी मैंने आपको पढ़ाया था वो सब मैंने आपको इस वाले पिक्चर से पढ़ाया था। ये पिक्चर सीधा पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अपॉइंटमेंट क्या है, उसके बाद यहाँ पर इनके पास में पावर्स क्या हैं, देन उसके बाद में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, और कैसे यहाँ पे गवर्नर का टेन्योर ख़त्म हो सकता है। हर एक पॉइंट यहाँ पे आपको मैंने कवर करवा दिया है। आगे आएँ ना दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, जिनको पता है वो थोड़ा सा आगे स्किप कर सकते हैं, जिनको नहीं पता है वो बहुत ध्यान से सुने। हमारा एक पेड ग्रुप स्टार्ट हुआ था आज से लगभग 1.5 महीने पहले। काफ़ी लोग ज्वाइन कर चुके हैं। आप अगर इंटरेस्टेड हो तो आप भी जाकर ज्वाइन कर सकते हो। अच्छा, अब ऐसे तो मैं कह दूंगा ऐसा आपको ज्वाइन करना बनता भी नहीं है, ठीक है, लेकिन इसके लिए ऑलरेडी यहाँ पर इसमें फ़ीचर्स क्या क्या मिलेंगे, क्या क्या आपको बेनिफिट्स मिल सकते हैं इस ग्रुप के, वो सारे के सारे बेनिफिट्स को लेकर एक ऑलरेडी वीडियो अपलोड हो चुका है यूट्यूब पर, आप उसको देख सकते हो। उस वीडियो का लिंक आपको यूट्यूब के इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पेड ग्रुप डेमो वीडियो करके यहाँ पर एक लिंक दिया हुआ होगा, वो मिल जाएगा आपको। उस पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हो कि इस पेड ग्रुप में आपको क्या क्या मिल रहा है, ठीक है। आपको करेंट नोट्स, पीडीएफ्स, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। अगर आपको नोट्स बनाने में परेशानी है तो आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन आपको ये देखने को मिलेगा। नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, सारा कंटेंट पेस्टेड फॉर्म में, पीडीएफ के फॉर्म में, अलग अलग फॉर्म में आपको दिया गया है। प्लस हिंदी माध्यम वाली जो पीडीएफ है वो भी आपको प्रोवाइड करवाई गई हैं, ठीक है। तो हिंदी की पीडीएफ्स भी आपको प्रोवाइड यहाँ पे करवाई जाती हैं डेली बेसिस पर। 10 जून से रेगुलर पीडीएफ्स मिल रही हैं, तो हिंदी मीडियम वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो भी द हिंदू के सारे बेनिफिट्स हिंदी में उठा सकते हैं, यानी द हिंदू का जो कंटेंट है वो हिंदी में भी यहाँ पर पा सकते हैं। तो उसके लिए करना क्या है, एक आपको स्क्रीन पर नंबर दिख रहा होगा 8534873368, ये व्हाट्सएप नंबर है। आप इस व्हाट्सएप नंबर पर एक मैसेज कर सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो ज्वाइन करने के लिए। तो बस खाली एक मैसेज कर देना, आपको वहाँ से रिप्लाई आएगा, लिंक आएगा, सारा प्रोसेस आपको समझाया जाएगा। उसके बेसिस पर आप पेमेंट करके उस ग्रुप को ज्वाइन कर पाओगे। अमाउंट बहुत ही मिनिमम है, 499 रुपीज़ फॉर लाइफ टाइम एक्सेस। हमेशा हमेशा के लिए आपने उस ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा। केवल 499 रुपीज़ एक वन टाइम पेमेंट है, दोबारा कोई सब्सक्रिप्शन वगैरह लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और इतना अमाउंट आप चलते फिरते कैसे भी खर्च कर देते हो ये आपको भी पता है। लेकिन एक चीज़ की गारंटी है, अगर आप उस ग्रुप में ज्वाइन हो गए तो आपको लगेगा कि यार मेरा जो पैसा है वो 1 महीने के अंदर अंदर रिकवर हो गया, क्योंकि उसमें कुछ इस प्रकार से एक्स्ट्रा पीडीएफ वाला कंटेंट भी दिया जा रहा है जो कि आपको दूसरी जगह पर पेमेंट करने के बाद मिलेगा, और हज़ारों की पेमेंट करने के बाद मिलेगा। सच्ची बता रहा हूँ, चेक कर सकते हो। आगे आते हैं। बाकी दोस्तों मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन उसको प्रेस कर देना। एक छोटा सा टारगेट है 5K प्लस लाइक्स का, जिसको आप अचीव कर सकते हो। और साथ ही साथ मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाना, सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन, आपको ये प्रोफाइल मिलेगा जहाँ पे 13,000 से ज़्यादा लोग मेरे साथ में ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। आप भी मेरे साथ में पर्सनली जुड़ सकते हो ना। वापस आते हैं डिस्कशन के ऊपर, और ये आर्टिकल आपको दिखेगा, ये अगेन जीएस पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा रेलिवेंट हो जाएगा। तो इंडिया और चाइना दोनों मिलकर अपने अपने बॉर्डर्स पर लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाते चले जा रहे हैं। स्पेशली जो पेंगोंग सो लेक है उसके नदर्न बैंक पर काफ़ी तेज़ी से इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट हो रहा है, वो यहाँ पर इस आर्टिकल में समझाया गया। अब दोस्तों हुआ क्या है मैं आपको समझाता हूँ। साल 2020 तो आपको याद होगा, साल 2020 में इंडिया चाइना के बीच में जो हमारा लद्दाख वाला रीजन है वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। चाइना इंडिया की टेरिटरी में घुसने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये पूरी हाथापाई भी होती है बीच में एक बार, है ना। तो ये पूरा इशू काफ़ी बढ़ जाता है दोनों के बॉर्डर्स के बीच में। अब होता क्या है कि कई सारी कमांडर लेवल की बातचीत हुई, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यानी कि इंडिया के कमांडर्स इधर से गए, चाइना के कमांडर्स उधर से आए। एक जगह पर बैठकर बातचीत की गई कि भाई जो चाइना है अपने सोल्जर्स को पीछे हटाए, हम भी पीछे हट जाएंगे, उस एरिया को खाली किया जाए। नहीं तो फिर अगर वो खड़े रहेंगे, ऐसा स्टैंड ऑफ चलता रहेगा तो डिस्प्यूट्स बनने के काफ़ी सारे चांसेस हैं।
लेकिन कई सारी जगह पर डिसएंगेजमेंट किया गया, यानी कई सारी जगह पर जो ये सोल्जर्स है वो पीछे पीछे हट गए। लेकिन अभी भी कुछ पॉइंट्स ऐसे बने हैं जहां पर स्टैंड ऑफ जारी है। चाइना के सोल्जर्स बॉर्डर पर हैं, इधर से इंडिया के सोल्जर्स बॉर्डर पर हैं, तो वहां पर भी अगेन डिस्प्यूट्स बनने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। लेकिन 2020 में जब से ये घटना हुई है उसके बाद से लगातार चाइना अपने बॉर्डर वाले हिस्से में बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट कर रहा है, बहुत तेज़ी से जो नए नए प्रोजेक्ट्स हैं वो लगा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना शुरू कर रहा है। और इंडिया ने भी इधर से अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना शुरू कर दिया है। भारत ने भी कई सारा पैसा लगाया है। इवन अब की बार साल 2023-24 का जो बजट है उस बजट में एक स्पेशल फोकस इस पर्टिकुलर सेक्शन पे भी किया गया है। हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर पे खासकर जो ये इंडिया चाइना का बॉर्डर वाला रीजन है वहाँ पर ज़्यादा पैसा खर्च रहे हैं अब की बार। ठीक है, तो ये जो पूरा क्लैश हुआ था उसको 3 साल हो चुके हैं, क्योंकि अभी हम 2023 में चल रहे हैं, घटना थी 2020 की, जैसे मैंने अभी आपको बताया। बट अभी क्या हो रहा है कि जो चाइना है ना वो लगातार पेंगोंग त्सो लेक के पास में, यानी कि पेंगोंग त्सो लेक जो ये झील है ना, इसका कुछ हिस्सा 60% हिस्सा चाइना में आता है, बाकी इसका कुछ हिस्सा इंडिया में आता है। तो चाइना अपनी साइड से डेवलपमेंट लगातार कर रहा है, कई सारी रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर्स बना चुका है। अब इंडिया भी अपनी जो रोड है वो यहाँ पर बना रहा है और बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो कर रहा है। और बोला जा रहा है कि आने वाले समय में हो सकता है 19वें लेवल की जो कमांडर टॉक है वो भी होगी। ठीक है, यानी इंडिया चाइना का जो ये विवाद है इसको कैसे और कम किया जा सकता है, इसको लेकर 19वीं बातचीत होने वाली है। 19वीं बार जो इंडिया चाइना के कमांडर है वो बैठेंगे, आपस में डिस्कशंस करेंगे। ठीक है, तो ब्लैक टॉप रोड जो है वो बनाई जा रही है और उसके बाद में बोला जा रहा है कि और बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा जिसको हम 2025 तक कंप्लीट करेंगे, है ना। और चाइना भी लगातार अपनी तरफ कंस्ट्रक्शन कर ही रहा है, रोड हो गया, विलेजेस बैठा रहा है, लगातार गांव पूरा बसा रहा है बॉर्डर के पास में, ऐसा आप कह सकते हो। अभी जो लड़ाई के पॉइंट्स बने हुए हैं वो देपसंग और देमचोक वाले रीजन बने हुए हैं। देपसंग देमचोक ये 2 पॉइंट्स हैं, 2 ऐसे पर्टिकुलर रीजन है लद्दाख वाले क्षेत्र में जहाँ पर अभी भी विवाद होने के काफ़ी सारे चांसेस हैं। अब इन्हीं सब चीज़ों को देखकर अब की बार जो बजट है उसको बढ़ा दिया गया है। आपको पता होना चाहिए एक बॉडी है जिसका नाम है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, BRO। अच्छा, BRO वाली जो बॉडी है ये कौन से मिनिस्ट्री, कौन से मंत्रालय के अंडर में आती है, आप प्लीज़ उस मंत्रालय का नाम नीचे कमेंट सेक्शन में एक बार लिख देना, क्योंकि इस बार ये बॉडी काफ़ी न्यूज़ में है। तो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली अपना जो पिछले साल से जो बजट है वो इस साल काफ़ी बढ़ा दिया है। पिछले साल इनका जो 2022 से इसका बजट था वो था 3500 करोड़ का, और अब की बार यहाँ पर इनको बजट दिया गया है 5000 करोड़ रुपए का। तो 43% का यहाँ पर इंक्रीमेंट देखने को मिला है अब की बार इनके बजट में, ताकि हम लोग बॉर्डर वाले सेक्शंस के ऊपर में तेज़ी से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर सकें। समझ गए, ये था पूरा का पूरा आर्टिकल। लेकिन अब एग्जाम पर्सपेक्टिव से एक अलग से आपसे चीज़ पूछी जा सकती है, वो है पेंगोंग त्सो लेक के बारे में। तो पेंगोंग लेक कहाँ पर है, एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है, वो सारी बातें पता होनी चाहिए। आओ मैं आपको पहले पिक्चर्स के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों ये जो मैप आप देख पा रहे होंगे, इस मैप में ये वाला वो रीजन है जहाँ पर क्लैश हुआ था गलवान वैली में। ठीक है, ये पूरा यहाँ पे हमारा जम्मू एंड कश्मीर का पोर्शन हो गया है। ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है जो पाकिस्तान के कंट्रोल में है। ये अक्साई चीन है जो कि अभी चाइना के कंट्रोल में है। ये वाला जो पॉइंट है, ये जो मैंने गोल किया है, यहीं पर 2020 में क्लैश हुआ था गलवान वैली के अंदर में। यहीं पर आपको थोड़ा सा जस्ट नीचे पेंगोंग त्सो लेक देखने को मिलेगा। इस प्रकार से ये लेक यहाँ पर आपको नज़र आती है। ठीक है, मैं अगर मैप को जूम करूं तो ये वाला मैप आप देख सकते हो, जम्मू एंड कश्मीर का मैप है। ये जस्ट नीचे इस वाले पॉइंट पर ये पेंगोंग त्सो लेक, ये वाली झील नज़र आती है। ठीक है, अब इस झील के बारे में कुछ स्पेशल पॉइंट्स है वो आपको पता होना चाहिए। ये जो लेक है ये 135 किलोमीटर लंबी झील है। एक लैंडलॉक लेक है, चारों तरफ से ज़मीन ही ज़मीन है ना, लेकिन बहुत ऊंचाई पर है। पहाड़ी इलाके में ऑब्वियस सी बात है 14,000 फीट की ऊंचाई पर आपको ये झील देखने को मिलेगी। इंडिया और चाइना दोनों इस झील को शेयर करते हैं आपस में। अगर कह सकते हो 1/3 हिस्सा इंडिया में आता है तो 2/3 हिस्सा इसका यहाँ पर चाइना में आता है। तो इंडिया के पास में इस झील का 135 किलोमीटर से केवल 45 किलोमीटर है। ठीक है, तो केवल 45 किलोमीटर का हिस्सा इस झील का इंडिया में आता है, बाकी 60% इस झील का जो हिस्सा है वो चाइना के अंदर में है। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पे बोला जा रहा है इस झील का जो ईस्टर्न एंड वाला हिस्सा है वो थोड़ा तिब्बत में भी आपको देखने को मिलेगा। इस झील में जो पानी पाया जाता है वो सैलिन वाटर है। सैलिन मतलब खारा पानी, जो नमकीन पानी होता है वो खासकर देखने को मिलता है। इवन यहाँ पे बोला जाता है कि जो ये सैलिन वाटर लेक होने के बावजूद भी, इसमें खारा पानी होने के बावजूद भी ये झील हर साल जम जाती है, फ्रीज हो जाती है, पूरी तरह से बर्फ़ जम जाती है। और इस रीजन का जो ब्रैकिश वाटर है, जो खारा पानी है, इसकी वजह से यहाँ पे कोई ज़्यादा पेड़ पौधे, कोई जानवर वगैरह आपको देखने को मिलेंगे नहीं। ठीक है, स्पेशली कोई जानवर स्पेशली देखने को मिलते नहीं है खारे पानी की वजह से। फिर उसके बाद में
बोला जाता है कि ये जो झील है इसका जो बेसिन, इसका जो सतह है वो बेसिकली एक प्रकार का एंडोरेक बेसिन है। कौन सा बेसिन है? एंडोरेक बेसिन। अब एंडोरेक बेसिन कौन से होते हैं आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है। एंडोरेक बेसिन वो बेसिन होते हैं जहाँ पर पानी अंदर आता तो है, यानी कि कह सकते हो ये झील बहुत सारा पानी को अपने अंडर में स्टोर करके रखती तो है, लेकिन अपने पानी को बाहर निकलने नहीं देती है। ठीक है, तो एंडोरिन बेसिन मतलब वो बेसिन होते हैं दैट इट रिटेन्स इट्स वाटर, डज नॉट अलाउ आउटफ्लो ऑफ इट्स वाटर। अपने पानी को अपने अंदर स्टोर करके रखना, अपने पानी को बिल्कुल भी अपने अंदर से बाहर ना जाने देना, इस प्रकार की झील का जो बेसिन है वो एंडोरिक बेसिन कहलाता है। फॉर एग्जांपल जैसे आपकी एक्सटर्नल वाटर बॉडीज़ हो गए, जैसे ओशन हो गया, रिवर्स हो गया, ये पानी को आउटफ्लो होने नहीं देते हैं बल्कि अपने पानी को रिटेन करके रखते हैं। कुछ इसी प्रकार का आप इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हो। प्लस जो ये पेंगोंग त्सो लेक है ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है अपने कलर चेंजिंग नेचर की वजह से, क्योंकि इसका कलर लगातार चेंज होता रहता है। इसका कलर कभी ब्लू से ग्रीन होता है, ग्रीन से रेड भी यहाँ पे होता हुआ नज़र आता है। ठीक है, तो ये है यहाँ पर पेंगोंग त्सो लेक की पूरी कहानी। जो फीचर्स हैं वो सब मैंने आपको बता दिया। ये हुआ हमारा आर्टिकल पूरी तरह से कंप्लीट। आते हैं अगले आर्टिकल पर। अब आएंगे वर्ल्ड पेज पर। तो वर्ल्ड पेज में कुछ खास चीज़ें चल नहीं रही हैं। ठीक है, वही इजराइल और पैलेस्टीन का कॉन्फ्लिक्ट, हमास, गाज़ा, यही सब चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं जो कि आप लगातार पढ़ते रहते हो। रशिया, यूक्रेन, है ना, अमेरिका में मास शूटिंग हुई जो कि यहाँ पे कॉमन ही है, होती रहती है ना। तो ये सब आर्टिकल मतलब कॉमन्स है। लेकिन एक आर्टिकल ये है जो कि मैंने अभी आपको पढ़ाया नहीं है, लेकिन खबर 3 दिन पुरानी हो चुकी है और 3 दिन से लगातार यहाँ पे पब्लिश हो रही है। 3 क्या 5 दिन हो चुके हैं। तो फ्रांस में दंगे होने स्टार्ट हुए थे आज से 4 दिन पहले। 4 दिन पहले, तो यानी कि आज जो है वो 5वां दिन हो चुका है। 5वें दिन लगातार कह सकते हो कि अभी भी फ्रांस में दंगे जारी हैं। ये बहुत बड़े बड़े लेवल पर वायलेंस हो चुके हैं फ्रांस के अंदर में। और पता रिसेंटली फ्रांस ने एक स्टेटमेंट क्या दिया था कि जो ये दंगे हो रहे हैं, फ्रांस जो जल रहा है, गाड़ियाँ वगैरह जला दी गई हैं पूरी तरह से, उसके पीछे का रीज़न क्या है कि लोग वीडियो गेम्स खेल रहे हैं ज़्यादा। वीडियो गेम्स खेलते हैं तो उसमें वायलेंस ज़्यादा दिखाया जाता है, तोड़ फोड़, ये सारी चीज़ ज़्यादा दिखाई जाती हैं, तो उससे इंस्पायर होकर इस प्रकार का वायलेंस कर रहे हैं। जबकि मतलब वो उनका जो कहना था वो गलत था। अभी हो क्या रहा है मैं आपको एग्जैक्टली समझाता हूँ। ये पूरी कहानी है एक 17 साल के लड़के को लेकर। 17 साल का एक लड़का था जिसका नाम था नाहिल। क्या नाम था? जिसका नाम नाहिल था। ये आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये है वो लड़का 17 साल का नाहिल। अब ये कार्स चला रहा होगा। अब गाड़ी चलाते चलाते यहाँ पर क्या हुआ, पुलिस सामने आई, रोकने की कोशिश की होगी गाड़ी को, बट ये रुका नहीं, सीधा निकल गया। अब पुलिस ने सीधा यहाँ पर गोली चला दी। इसको रोकने का कोई दूसरा तरीका आप नहीं अपनाया, सीधा यहाँ पर इसके चेस्ट पर गोली चला दी, जिसकी वजह से यहाँ पर नाहिल की जान चली गई। और मैं आपको बता दूं नाहिल के जो पेरेंट्स हैं वो अल्जीरिया से आए हुए हैं। तो फ्रांस की जो पॉपुलेशन है वो स्ट्रक्चर थोड़ा सा आपने समझना होगा। फ्रांस के अंदर पिछले काफ़ी सालों में जो पॉपुलेशन है उसको लेकर काफ़ी बड़ा चेंज देखने को मिला है। जैसे अगर 6-7 करोड़ लोग अगर फ्रांस में देखने को मिलते हैं, अगर मैं चेक करके बताऊं तो 6 करोड़ के आसपास यहाँ पर आपको लोग देखने को मिलेंगे फ्रांस में। तो उनमें कुछ तो यूरोपियंस आपको देखने को मिलेंगे, फ्रांस की जो लोग हैं वाइट लोग आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन कम से कम 1 करोड़ के आसपास जो लोग हैं वो बाहर से आए हुए माइग्रेंट्स हैं, जो मिडिल ईस्ट वाले रीजन से, अफ्रीका से जाकर आप कह सकते हो फ्रांस में काम कर रहे हैं, या एज अ शरण लेने के लिए गए थे, एज अ माइग्रेंट गए थे, बट धीरे धीरे यहाँ पर वो एस्टेब्लिश हो चुके हैं, वेल सेटल हो चुके हैं वहाँ पे। अब हुआ क्या, उनमें से यहाँ पर आप कह सकते हो अल्जीरिया से गए हुए यहाँ पर जो 2 कपल्स हैं उन्हीं का बेटा यहाँ पर ये नाहिल आपको देखने को मिलेगा। तो बेसिकली ओवरऑल बात जो की जा रही है ये रेसिज्म को लेकर बात की जा रही है कि फ्रांस में अभी भी जो रेसिज्म है वो काफ़ी ज़्यादा है, कि यानी कि अगर कोई इंसान गोरा है, पूरी तरह से वाइट है ना, तो उसके ऊपर इतना कोई एक्शन लिया नहीं जाता है, उसके ऊपर कोई इतना इन्वेस्टिगेशन नहीं किया जाता है। बट अगर कोई काला मिल गया, कोई ब्लैक पीपल मिल गया, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप कह सकते हो कि आप देखोगे सिनेरियो क्या हुआ कि इसको सीधा गोली मार दी गई है। तो वो चीज़ें यहाँ पर यूरोप में अभी भी देखने को मिल रही हैं, स्पेशली आपको अमेरिका में भी देखने को मिलेगा। एक इंसिडेंट काफ़ी पुराना हो गया, बहुत चर्चा में था, याद आ रहा होगा आपको। तो ऐसे इंसिडेंसेस यहाँ पर यूरोप में कई सारी कंट्रीज़ में होते रहते हैं। तो लोगों ने यहाँ पर, लोगों में गुस्सा आ गया जब यहाँ पे नाहिल को मारा गया। तो इस प्रकार से आप कह सकते हो जो प्रोटेस्ट है वो चल रहा है, जस्टिस फॉर नाहिल यहाँ पर चलता हुआ नज़र आ रहा है, जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। लोग सड़कों पर उतरे हैं, नाहिल के लिए यहाँ पर जो जस्टिस है वो मांग रहे हैं। जिनमें से जब आप आर्टिकल पढ़ोगे तो मेजॉरिटी लोग आपको माइग्रेंट्स देखने को मिलेंगे, जो कि अलग अलग देशों से एक गए हुए हैं शरण लेने के लिए फ्रांस के अंदर में। तो ये पूरा का पूरा आर्टिकल क्या था ये मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया है। तो लगातार 5वां दिन है ये, जब लगातार यहाँ पे इस प्रकार से आग वगैरह जलाई जा रही है, गाड़ियाँ जलाई जा रही हैं, जो दंगे हैं वो अभी भी यहाँ पर जारी हैं, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। ठीक है, हालत इतनी ख़राब हो चुकी है कि पिछले 5 दिनों में लगभग 719 से भी ज़्यादा लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है।
मतलब इमेजिन करो, इतनी ज़्यादा नंबर में लोगों को यहाँ पे अरेस्ट किया जा रहा है इन सब दंगों के दौरान। ठीक है, तो आगे आते हैं। खैर, ये जो पूरा सिनेरियो है मैंने आपको बता दिया एग्जैक्टली क्या हो रहा है फ्रांस के अंदर में, क्यों हो रहा है। कुछ यहाँ पे एग्जामिनेशन में यहाँ से कुछ बन सकेगा तो मैं आगे इसके बारे में बताऊँगा, बट अभी फ़िलहाल इतनी सी इन्फॉर्मेशन ध्यान रखना। ना आते हैं एडिटोरियल डिस्कशन पे, क्योंकि आज मंडे है और मंडे में आपको पता होगा इकॉनमी वाला जो पेज है वो नहीं आता है। इकॉनमी की जगह मनी वाइज का पेज आता है, ये हमारे काम का होता नहीं है। तो सीधा चलते हैं एडिटोरियल सेक्शन के ऊपर। ना दोस्तों, आज के जब आप एडिटोरियल पढ़ोगे तो आपको कोई भी काम का दिखेगा नहीं यार, मतलब दिमाग ख़राब हो गया। मैंने भी यहाँ पे पढ़ा है पूरा, तो कुछ भी ऐसा काम की चीज़ आपको इंपॉर्टेंट नज़र नहीं आएगी। लेकिन फिर भी मैं एक एडिटोरियल फिर भी आपके साथ में डिस्कस करूँगा जो काम का है, एग्ज़ाम में लिखने के लिए आपको कुछ पॉइंट्स मिलेंगे। वो है हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर द हिंदू के प्रीमियम आर्टिकल के अंदर यहाँ पर इसको पब्लिश किया गया है। तो अभी आपको पता है पूरी तरह से यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के बारे में चर्चा की जा रही है। फैज़ान मुस्तफ़ा, आनंद संगल, इन्होंने दोनों ने मिलकर यहाँ पर इस एडिटोरियल को लिखा है। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर मैं कोई एडिटोरियल के ऊपर इतना जोर दे रहा हूँ, अलग से पढ़ा रहा हूँ, तो उसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अब ऐसा मत सोचना यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में कई बार पढ़ चुके हैं, ये है वो है, नहीं। यहाँ पे कुछ और चीज़ है। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है वो तो पता चलेगा, उसके फ़ायदे क्या हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या सजेशन राइटर ने दिया है, और आपके पॉइंट ऑफ व्यूज़ में मैं पूछूंगा, क्योंकि आज का मेंस का क्वेश्चन इसी आर्टिकल के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, चलो फिर शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर आपने करना क्या है, स्क्रीन पर नीचे देखते हुए चलना, सारी इन्फॉर्मेशंस आपको समझ में आती हुई नजर आएंगी। कॉन्टेक्स्ट क्या है, क्यों लिखा गया आखिरकार ये एडिटोरियल। तो जो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया है भारत का, इन्होंने यहाँ पर सरकार से कुछ पॉइंट ऑफ व्यूज़, कुछ एक्सपर्ट से पॉइंट ऑफ व्यूज़ मांगे यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो कि एक हाईली डिबेटेड टॉपिक है, जिसको लेकर कई सारी डिबेट्स आपको देखने को मिलेंगी। कई सारे लोग सपोर्ट में हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इसके अगेंस्ट में भी हैं। आज का न्यूज़पेपर भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो कम से कम 8-10 आर्टिकल निकलेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर। लेकिन वो क्या है, सबके अपने अपने स्टेटमेंट है कि होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, होना चाहिए। तो वो स्टेटमेंट्स हमारे काम के नहीं होते हैं। सभी आर्टिकल्स को कंपाइल करके मैं एक ही जगह पर आपको सीधा आंसर राइटिंग के लिए तैयार करके भेज दूंगा। यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर अगर कोई क्वेश्चन आएगा, सीधा आपके पास में पूरा फॉर्मेट, पूरा स्ट्रक्चर तैयार होगा, आपने सीधा उठा के लिख देना है। टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत, क्योंकि वहाँ पे टाइम मिलता भी नहीं है ना यार। आपको पता है कि भाई मेंस का क्वेश्चन लिखना है आपने और कुछ ही मिनटों के अंदर में पूरा आंसर लिखना है, तो वहाँ पे सोचने का समय नहीं है। आपकी प्रिपरेशन कितनी स्ट्रांग है वो चीज़ मैटर करती है। तो हर एक पॉइंट्स के ऊपर, हर एक टॉपिक के ऊपर मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट चीज़ निकाल कर देने की कोशिश करता हूँ कि भाई आप इसका यूज़ कर सको सीधा। वो हेल्प भी कर रही है बच्चों की पिछले 2 सालों से। एस्पिरेंट्स की काफ़ी मदद हुई है, क्योंकि पिछले 2 साल में एग्ज़ाम में कई सारी चीज़ें ऐसी आ रही हैं जो हम लोग डायरेक्टली डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर। तो लॉ कमीशन के बारे में चर्चा की गई। लॉ कमीशन ने यहाँ पर इसको लेकर कुछ एक्सपर्ट्स की राय मांगी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड एक डिबेटेड टॉपिक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, आओ पहले हम इसको समझ लेते हैं, ताकि जिन लोगों को नहीं पता है उनको तो क्लियर हो जाए। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में चर्चा ऑफिशियली हमारे संविधान में आर्टिकल नंबर 44 के अंदर की गई है। आर्टिकल 44 जो कि एक प्रकार का DPSP है। आपको पता होगा जैसे आर्टिकल 12 से 35 तक हमारे पास में फंडामेंटल राइट्स हैं, है ना, वैसे हमारे पास में कुछ आर्टिकल्स में DPSP यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी दिए गए हैं, जिसमें से आर्टिकल 44 भी हमारा DPSP है। अब फंडामेंटल राइट्स में क्या होता है, ये तो आपको पता है कि अगर आपके राइट का उल्लंघन होगा, आपके पास में जो अधिकार है राइट टू लाइफ का, बाकी सारे राइट्स का अधिकार है, उसका उल्लंघन होगा, आप सीधा कोर्ट में पहुंच जाओ कि भाई मेरा फंडामेंटल राइट वॉयलेट हुआ है। लेकिन क्या ऐसा DPSP में होता है? नहीं। तो ये जो DPSP है ना, ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, ये लीगली एनफोर्सेबल नहीं है। आप इसके लिए सीधा यहाँ पे कोर्ट में नहीं जा सकते। लेकिन ये DPSP इसलिए है ताकि हमारी सरकार को गाइड कर सकें पॉलिसीज़ को बनाने में, नीतियाँ बनाने में। उसी प्रकार का ये UCC है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये भी DPSP के अंदर में, ताकि स्टेट को यहाँ पर एक कह सकते हो कि चर्चा मिल रही है, एक पॉइंट मिल रहा है कि यहाँ पर इस प्रकार से हम नई पॉलिसीज़ को लेकर आ सकते हैं। अब होता क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या करेगा, ये कहीं ना कहीं हमारे देश में नेशनल इंटीग्रेशन, जेंडर जस्टिस को प्रमोट करने का काम करेगा। यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में होगा क्या एग्जैक्टली, जैसे भारत में कई सारे अलग अलग रिलीजन के जो लोग रह रहे हैं, उनके अपने खुद के अलग अलग पर्सनल लॉज हैं। शादी को लेकर अलग कानून है हर एक रिलीजन का, डाइवोर्स को लेकर अलग कानून है, हिंदूज़ का, मुस्लिम्स का, सबका अलग अलग है। तो ये पर्सनल लॉज बहुत सारे हो चुके हैं। इससे जो कॉम्प्लेक्सिटी है यानी डिफ़िकल्टीनेस है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी है चीज़ों को समझने में, बहुत सारी डिसीजंस लेने में। अगर कोई केस देखना भी है तो उसके लिए अलग से एक कमेटी बैठेगी, सारा काम होगा, अलग अलग लॉज के हिसाब से देखना पड़ेगा, ये मैटर होता है।
तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का कहना यह है, मैरिज हो, डाइवोर्स हो, इनहेरिटेंस हो, एडॉप्शन हो, जो भी मैटर हो, इन सब को लेकर सभी लोगों के लिए एक ही पर्टिकुलर कानून होना चाहिए, एक ही पर्टिकुलर लॉ होना चाहिए। एक ही कानून के माध्यम से सभी रिलीजन के सेक्शंस के लोगों को देखा जाएगा। ठीक है, एक ही कानून सभी लोगों के लिए काम करेगा, यह है यूनिफॉर्म सिविल कोड। बट इसको कई सारी जो कम्युनिटी के लोग हैं उनका कहना है कि हम यहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट नहीं होने दे सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड जो इंडिया की डाइवर्सिटी है, उस डाइवर्सिटी को कहीं ना कहीं नुकसान पहुँचाएगा। भारत में जो डाइवर्सिटी है, अलग अलग लॉज चल रहे हैं, अलग अलग रिलीजन रह रहे हैं, उसको नुकसान पहुंचाएगा। जबकि कुछ लोगों का कहना यह है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ये देश को एकजुट करेगा, नेशनल इंटीग्रेशन का जो स्वभाव है लोगों में लेकर आएगा, सभी लोगों के लिए एक ही लॉ जब होगा। तो क्या इंडिया में कोई जगह है जहाँ पर इसको अभी तक लागू किया है? हाँ, एक जगह है, वो है गोवा। यूनिफॉर्म सिविल कोड केवल और केवल पूरे भारत में एक ही स्टेट में लागू है, वो है गोवा के अंदर में। यहाँ पर आपको कॉमन फैमिली लॉ देखने को मिलेगा, जिसको हम लोग गोवा सिविल कोड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, लाया गया था जब गोवा पोर्चुगीज़ के शासन से आज़ाद किया गया था 1961 में। अब बाकी पूरे इंडिया में, गोवा के अलावा पूरे भारत में सब कानून में, मतलब सारे रिलीजन के अलग अलग अपने खुद के पर्सनल लॉज आपको देखने को मिल जाते हैं। अब इंडिया में पर्सनल लॉज की जब बात करते हैं ना, तो केवल मुस्लिम्स ही नहीं, मुस्लिम्स के अलावा हिंदूज़, जैन, बुद्धिस्ट, सिख, पारसी, जूज़, ये सब के अपने अपने पर्सनल लॉज हैं। पर्सनल लॉज बेसिकली डिटरमाइन किए जाते हैं, मतलब एक रिलीजियस आइडेंटिटी के बेसिस पर। हिंदू पर्सनल लॉज अभी भी यहाँ पर आप देख पाओगे, हिंदू पर्सनल लॉज में कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस को अभी भी अपनाते हैं, पुराने ज़माने की प्रैक्टिसेस अभी भी फॉलो की जा रही हैं। ऐसे यहाँ पे हर एक जो रिलीजन के लॉज हैं वहाँ पर आपको ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस फॉलो होती हुई नज़र आएंगी, है ना। कई सारी जगह पर जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है कई सारे पर्सनल लॉज में, वो नज़र आता है। महिलाओं को इतनी खुली छूट नहीं मिल पाती है, वो यहाँ पर आपको देखने को मिल पाएगा। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पर मेंशन की जा रही है। अब क्वेश्चन यही आता है कि अगर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करते हैं तो लागू करने में क्या क्या चुनौतियाँ आ रही हैं, लागू करने में, इम्प्लीमेंटेशन में क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। नंबर 1 चैलेंज, डाइवर्स पर्सनल लॉज एंड कस्टमरी प्रैक्टिसेस। यानी इंडिया जो देश है वो काफ़ी सारे रिलीजन, कल्चर और ट्रेडिशंस का देश है। इतने सारे रिलीजन के लोग रह रहे हैं, इतना सारा कल्चर है भारत में, अलग अलग डिफरेंट ट्रेडिशंस फॉलो किए जा रहे हैं। हर एक कम्युनिटी के अपने खुद के पर्सनल लॉज, उनके रीति रिवाज खुद हैं, खुद अपने सिविल मैटर्स को वो अपने रीति रिवाज के हिसाब से गवर्न कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी डाइवर्सिटी है, और इस डाइवर्सिटी में एक यूनिफॉर्मिटी लेकर आना बहुत मुश्किल है। पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पर इतना ज़्यादा यहाँ पर लग नहीं रहा है कि हाँ इसको अच्छे से या ईजिली इंप्लीमेंट किया जा सकता है। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है थोड़ा। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पर बोला जा रहा है दूसरा जो प्रॉब्लम आ रहा है इसको इंप्लीमेंट करने में, वो है रेजिस्टेंस फ्रॉम रिलीजियस एंड माइनॉरिटी ग्रुप्स। बहुत सारे अल्पसंख्यक जो ग्रुप हैं, रिलीजियस ग्रुप्स हैं अलग अलग, उनकी तरफ से रेजिस्टेंस दिखाया जा रहा है, यानी कि वो सीधा सीधा यहाँ पर इसके खिलाफ खड़े हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के। कई सारे रिलीजियस और माइनॉरिटी ग्रुप का कहना यह है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे रिलीजियस फ्रीडम का हनन कर रहा है। रिलीजियस फ्रीडम का जो राइट है, हमारा संविधान हक देता है कि आपके पास में फ्रीडम है टू परफॉर्म एनी रिलीजन, प्रोपोगेट रिलीजन, तो उस चीज़ का यहाँ पर कहीं ना कहीं वॉयलेशन हो रहा है। उसके बाद ये जो माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं प्लस जो रिलीजियस ग्रुप्स हैं अलग अलग, इनको एक चीज़ का ऑर्डर है। क्या डर है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर लागू होगा तो वो मेजोरिटेरियन के बेसिस पर लागू होगा, यानी जो मेजोरिटी कम्युनिटी होगी तो उनके बेसिस पर वो लागू होगा, तो कहीं ना कहीं सारी चीज़ें उनके फेवर में चली जाएंगी, ऐसा यहाँ पर उनका समझना है। ठीक है, बाकी आर्टिकल 25 जो हमारा संविधान का है, जो कि फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, प्रोपोगेट रिलीजन का देता है, मतलब आपके पास में पूरा हक है, आप अपने रिलीजन को परफॉर्म कर सकते हो, उसका प्रसार कर सकते हो, है ना, उसको कहीं ना कहीं वॉयलेट करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। ऐसी भी यहाँ पर बात की जा रही है काफ़ी सारे लोगों के थ्रू। तो ये तो हो गए यहाँ पर कुछ चैलेंजेस। अभी और भी चैलेंजेस हैं। एक और चैलेंज है, आपसे इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से पूछा जा सकता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में आप क्या क्या चुनौतियाँ देख रहे हो, तो 2 चैलेंजेस तो यहाँ पे पता चल गए। तीसरा है लैक ऑफ पॉलिटिकल विल एंड कंसेंसस। यहाँ पर इतनी पॉलिटिकल विल भी नहीं है, इतनी क्षमता भी नहीं है, प्लस जो हमारी सरकार है, लेजिस्लेचर है, जुडिशरी है, सिविल सोसाइटी है, इनके बीच में इतने ज़्यादा यहाँ पर कह सकते हो ना इंटीग्रेशन भी नहीं है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो अलग अलग हमारी सरकारें हैं, इनके बीच में सिमिलैरिटीज़ नहीं देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो इस वजह से भी यहाँ पे कहीं ना कहीं इसको लागू करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा।
क्योंकि लोगों का मानना है यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है तो इससे हमारी सोसाइटी में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स, कम्युनल टेंशन्स हो जाएंगे, रिलीजन्स के बीच में काफ़ी सारे टेंशन्स जो है दिखने स्टार्ट हो जाएंगे, कई जगह पर प्रोटेस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, तो काफ़ी बवाल देश भर में होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से। ऐसा यहाँ पर मेंशन किया है, ये चैलेंज है। फिर राइटर बोलते हैं एक और चैलेंज है, प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज़ एंड कॉम्प्लेक्सिटीज़। मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के लिए मतलब पूरी ड्राफ्टिंग, कोडिफाइंग, सारे लॉज को लेकर पर्सनल जितने भी पर्सनल लॉज हैं इंडिया में सबको यहाँ पर देखना, फिर वहाँ से लॉजिक निकालना, प्लस कई सारे लोगों को बैठाना, जो अलग अलग रिलीजन के बड़े बड़े लीडर्स हैं, लीगल एक्सपर्ट्स हैं, वेमेन ऑर्गेनाइजेशन है, सबका पार्टिसिपेशन करवाना, सब बैठकर कंसल्टेशन करेंगे, उसके बाद लॉज तैयार होंगे, ऐसे थोड़ा तैयार होंगे। तो इसमें हमें एक बहुत मजबूत मैकेनिज़्म चाहिए कि क्योंकि जब सब लोग बैठेंगे, अलग अलग रीजन के एक्सपर्ट्स वगैरह सब बैठेंगे, तो आपस में भिड़त भी होगी काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर, कोई राज़ी होगा, कोई राज़ी नहीं होगा, इस प्रकार की चीज़ें भी नज़र आएंगी, है ना। तो ये भी कहीं ना कहीं एक चैलेंज होगा इम्प्लीमेंट करने में यूनिफॉर्म सिविल कोड को। लेकिन अब राइटर ने बोला है कि भैया यूनिफॉर्म सिविल कोड के फ़ायदे क्या हो सकते हैं, अगर लागू हो गया तो क्या फ़ायदे होंगे। नंबर 1 पॉइंट, नेशनल इंटीग्रेशन एंड सेक्युलरिज्म। यूनिफॉर्म सिविल कोड देश में एकता को पैदा करेगा, पूरे देश को एक साथ यूनाइट करेगा, और कहीं ना कहीं हम सेक्युलरिज्म भी तो फॉलो कर रहे हैं। सेक्युलरिज्म भी क्या बोलता है, सारे रिलीजन एक साथ भारत में रह रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जब हम लोग की एक कॉमन आइडेंटिटी होगी, कॉमन लॉज होंगे, कॉमन लॉज के माध्यम से सभी लोग यहाँ पर ट्रीट किए जा रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सभी सिटीज़न में एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस नजर आएगा, एक ही आइडेंटिटी यहाँ पर लोगों की नज़र आएगी। तो वो सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट और मजबूत होता हुआ नजर आएगा, ऐसा यहाँ पर जो फेवर में है यूनिफॉर्म सिविल कोड के उनका कहना है। इससे क्या होगा, हमारे संविधान की कई सारी जो वैल्यूज़ हैं, जैसे इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, भाईचारा की बात करते हैं, तो ये सारी चीज़ें और मजबूत होंगी एक ही कानून आने से। तो ये तर्क है उन लोगों का जो यहाँ पर फेवर में है। दूसरा यहाँ पे पॉइंट राइटर बोलते हैं जेंडर जस्टिस एंड इक्वालिटी। यूनिफॉर्म सिविल कोड इंश्योर करेगा जेंडर जस्टिस को लेकर आने की, क्योंकि बोला जा रहा है कि कई सारे अलग अलग जो रिलीजन के पर्सनल लॉज हैं, वहाँ पर जो महिलाएं हैं वो अलग अलग प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन, जो भेदभाव हैं या ऑपरेशंस हैं, वो यहाँ पर फेस कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर उनके साथ में भी इक्वालिटी होनी चाहिए, महिला हो चाहे पुरुष हो, सबके बीच में समानताएं होनी चाहिए। तो जेंडर जस्टिस और इक्वालिटी को इंश्योर करने का काम यूनिफॉर्म सिविल कोड करेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड इक्वल राइट्स देगा वेमेन को, चाहे वो मैरिज का कोई मैटर हो, डाइवोर्स का हो, इनहेरिटेंस का, एडॉप्शन का, या मेंटेनेंस का, या और कोई भी दूसरा पार्ट हो सकता है। सभी जगह में महिला और पुरुष दोनों को यहाँ पर इक्वालिटी के तौर पर देखा जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में एक और फ़ायदा क्या हो सकता है, ये यहाँ पे बताया जा रहा है, वो है सिंप्लीफिकेशन एंड रैशनलाइजेशन ऑफ लीगल सिस्टम। अभी क्या होता है, सारे मैटर्स को अलग अलग पर्सनल लॉज के हिसाब से देखा जाता है। तो पर्सनल लॉज के हिसाब से जब देखते हैं तो वो प्रोसेस बहुत जटिल हो जाता है, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, उसको समझना काफ़ी मुश्किल है, हर किसी को समझ में भी नहीं आता। तो इसकी जगह हमारे पास में जब एक ही कानून होगा, एक ही कानून के माध्यम से सभी को देखा जा रहा होगा, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन आएगा हमारे लॉ के प्रोसेस में। चीज़ें सिंप्लीफाई हो जाएंगी, लोगों को समझ में आने लगेगा, ये सारी चीज़ें थोड़ा लोगों के लिए अंडरस्टैंडेबल होगा, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। फिर उसके बाद में एक और बेनिफिट हो सकता है, वो है मॉडर्नाइजेशन एंड रिफॉर्म ऑफ आउटडेटेड एंड रिग्रेसिव प्रैक्टिसेस। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या करेगा, चीज़ों को और ज़्यादा मॉडर्नाइज करेगा। कई सारे अलग अलग जो पर्सनल लॉज हैं वहाँ पर अभी भी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस फॉलो की जा रही हैं, तो वो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस जो पुराने ज़माने की, जो पुरानी हो चुकी हैं बिल्कुल, उनको ख़त्म करके नया मॉडर्नाइज कॉन्सेप्ट्स लेकर आए जाएंगे। इवन यहाँ पर हम लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड में कुछ और प्रैक्टिसेस हैं उनको ख़त्म करने की बात करेंगे, जैसे ट्रिपल तलाक ऑलरेडी यहाँ पर हटाया गया, पॉलीगेमी, चाइल्ड मैरिज, इस प्रकार के और भी कई सारे पॉइंट्स हैं, वो सब यहाँ पर उनके खिलाफ सख्त से सख्त यहाँ पर कानून बनते हुए चले जाएंगे, ठीक है। तो ये था यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सारा के सारे यहाँ पे चैलेंजेस क्या हो सकते हैं, बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं। फिर राइटर ने यहाँ पर बताया कि भैया ऐसे कई सारे इंपॉर्टेंट केसेस हैं, कई सारे केसेस निकल कर आए हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर। जैसे देखो, मैं आपको दोस्तों बता दूं, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जब भी आप कोई आंसर लिखोगे, ये पहले 2 केस तो आपने लिखने ही लिखने, 100% लिखने हैं। इन 2 केस का अगर आप जिक्र नहीं करते हो तो नंबर कट जाएंगे। इन दोनों केस का जिक्र करना ही करना है यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब भी बात आती है। पहला केस शाह बानो बेगम वर्सेस मोहम्मद अहमद खान का 1985 का केस है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जो मुस्लिम वेमेन है इनके राइट को सपोर्ट किया, इनके हक की बात की थी, और यहाँ पे हस्बैंड से बोला कि हस्बैंड यहाँ पर इनको एक मेंटेनेंस देंगे अंडर द सेक्शन 125 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ठीक है। इद्दत पीरियड के एक्सपायर होने के बाद भी यहाँ पर हस्बैंड का जो मेंटेनेंस है वो यहाँ पर महिला को दिलवाया। इसके बेसिस पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की जो बात है वो सुप्रीम कोर्ट की साइड से भी सपोर्ट की गई थी।
एक और केस आया था, वो था सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने सपोर्ट किया किस चीज़ को लेकर कि जो हिंदू हस्बैंड है वो इस्लाम में कन्वर्ट नहीं हो सकता और दूसरी महिला से विवाह नहीं कर सकता जब तक वो अपनी पहली शादी को ख़त्म ना कर दे। ठीक है, तो पहली शादी ख़त्म करनी होगी, उसके बाद ही वो कन्वर्ट होगा, उसके बाद ही वो दूसरी शादी कर पाएगा। तो पहली शादी ख़त्म होना इसके लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये केस था, इसमें यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को सपोर्ट किया और इससे क्या होगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड को सपोर्ट किया और यूनिफॉर्म सिविल कोड को सपोर्ट करते हुए यहाँ पे बोला कि इससे क्या होगा, जो फ्रॉडलैंड कन्वर्जन्स हैं, फ्रॉड तरीके से कन्वर्जन्स हो रहे हैं या बाइगेमस मैरिज हो रही है, एक शादी हुई भी है लेकिन छुपा कर फिर दूसरी शादी कर ली गई, तो वो चीज़ें यहाँ पर ख़त्म होती हुई नजर आएंगी। फिर ऐसे ही एक और केस है साहिरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2017 का केस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि जो ट्रिपल तलाक की प्रैक्टिस है, जो 3 तलाक है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है और इससे कहीं ना कहीं जो डिग्निटी है वो हनन हो रहा है उसका, जो इक्वालिटी है मुस्लिम वीमेन के बीच में, वो जो समानता है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं अफेक्ट होती हुई नज़र आ रही है। साथ ही साथ में रेकमेंड भी किया गया कि जो पार्लियामेंट है इसको नया कानून बनाना चाहिए ताकि यहाँ पे जो मुस्लिम मैरिजेस हैं, जो डाइवोर्सेस हैं, उनको रेगुलेट किया जा सके। ठीक है, तो ये यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो इंपॉर्टेंट केसेस हैं वो हमने यहाँ पर डिस्कस किए। अब राइटर आगे का वे फॉरवर्ड बताते हैं कि हमें आगे की क्या करना चाहिए। ठीक है, किस चीज़ को लेकर हम कदम उठा सकते हैं। तो राइटर ने बोला यूनिटी एंड रिफॉर्मिटी, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपने मेंशन करना है। यूनिफॉर्म सिविल कोड इस तरीके से लागू करो कि यूनिटी इज़ मोर इंपॉर्टेंट देन यूनिफॉर्मिटी। आपने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना है, ठीक है, लेकिन जो देश के अंदर में डाइवर्सिटी है इतनी ज़्यादा, उसको भी एक प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, उसकी भी सुरक्षा एक तरफ होनी चाहिए। तो यूनिटी थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लोगों में एकता बनाकर रखना है यूनिफॉर्मिटी से कि सभी लोगों के लिए कानूनों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एकता बना के रखी जा सके। ठीक है, तो आप इंटीग्रेशन कर सकते हो, ठीक है, लेकिन आपने थोड़ा सा उनके डाइवर्सिटी के बारे में, उनके लॉस के बारे में प्रोटेक्शन करने को भी थोड़ा ध्यान रखना होगा। साथ ही साथ में दूसरा यहाँ पे सजेशन दिया गया है कि जो लॉ कमीशन है वो क्या कर सकता है, कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस जो कि हमारे संविधान के स्टैंडर्ड पर मैच नहीं हो रही हैं, संवैधानिक काम नहीं है, उनको हटाया जा सकता है यूनिफॉर्म सिविल कोड में, तब जाकर एक नया कानून लेकर आया जा सकता है। या फिर उसके बाद यहाँ पे राइटर बोलते हैं कि जो भारतीय संविधान है ना, यहाँ पर आर्टिकल 29 क्लॉज 1 देखने को मिलेगा जो कि सभी हमारे जो सिटीजन्स उनके कल्चर की प्रोटेक्शन की बात करता है ना। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करते हुए इस चीज़ के ऊपर भी हमें थोड़ा सा ध्यान देना होगा। यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो, ठीक है, लेकिन जो हमारा फोकस होना चाहिए वो इक्वालिटी और जस्टिस को भी प्रमोट करने के लिए होना चाहिए, ये यहाँ पर बोला जा रहा है। ठीक है, ताकि जो लोगों के डाइवर्स कल्चर्स हैं वो भी यहाँ पे उसको भी हम प्रोटेक्शन दे सकें, प्लस यहाँ पे लोगों में यूनिटी बनी रहे और यूनिफॉर्मिटी भी आ जाए। तो हर एक सेक्शंस को हमें थोड़ा ध्यान से टच करना पड़ेगा, ये राइटर ने मेंशन किया। समझ गए? तो एक अच्छा आर्टिकल था, नहीं था। अब आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर एक पूरा सेक्शन तैयार हो चुका है। इसके अलावा आपने कोई भी अगर क्वेश्चन आएगा आपका तो आराम से आप यहाँ पे सारा डेटा भर सकते हो, ये वाला सीधा सीधा। नाउ अब आते हैं हम लोग अपने मेंस के क्वेश्चन के ऊपर। अगर आपने आर्टिकल अच्छे से सुना है तो अब मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन को अच्छे से सुनना, उसके बाद अपना आंसर जो है लिखने की कोशिश करना। क्वेश्चन बोलता है, एनालाइज द कॉन्स्टिट्यूशनल, लीगल एंड सोशो कल्चरल इम्प्लीकेशंस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग अ यूनिफॉर्म सिविल कोड इन इंडिया। How can the challenges and opportunities of uniform civil code be addressed in a democratic and secular manner? अब चैलेंजेस वगैरह क्या है वो तो सब मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे आपको एनालाइज करना है, यहाँ पर आपको विश्लेषण करना है किस चीज़ का, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल, लीगल और सोशो कल्चरल, सामाजिक संस्कृति के तौर पर जो इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, जो असर हो सकता है यूनिफॉर्म सिविल कोड का, वो क्या होगा, उसका विश्लेषण करना है। दूसरा, कैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड में जो भी चुनौतियां हैं या फिर जो भी अवसर हैं इसमें, है ना, उन सबको हम कैसे एड्रेस कर सकते हैं एक डेमोक्रेटिक और सेकुलर वे में, यानी सभी लोगों के लिए यहाँ पर डेमोक्रेटिक वे में हो, सभी रिलीजन्स के लिए हो, सभी रिलीजन्स के डाइवर्सिटी को प्रोटेक्शन मिल रहा हो, है ना। तो कैसे हम इस चीज़ को इस तरीके से लागू कर सकते हैं। एक बार हिंदी में भी रीड कर देता हूँ ताकि हिंदी में माध्यम वाले जो विद्यार्थी हैं वो और अच्छे से यहाँ पर जो वर्ड टू वर्ड इन चीज़ों को कैप्चर करके एक अच्छा आंसर लिख सकें। तो क्वेश्चन है, भारत में समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के संवैधानिक, कानूनिक और सामाजिक सांस्कृतिक निहितार्थों का विश्लेषण करें। फिर उसके बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड की चुनौतियां और अवसरों को लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष तरीके से कैसे संबोधित किया जा सकता है, ये आपने यहाँ पर समझाना है। ठीक है, तो कैसे यहाँ पे हम इसको देख सकते हैं, क्या चैलेंजेस, क्या अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे नज़र आ सकती हैं।
तो 250 शब्दों में आंसर लिखना। आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है, सीधा टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप। फुल फॉर्म लिखोगे तो मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा जहाँ पर 60,000 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं, इवन 65,000 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। आप भी जाकर जुड़कर अपने आंसर को सबमिट कर सकते हो। अपने आंसर को सबमिट करने के साथ साथ एक छोटा सा काम और करना है, एटलीस्ट सभी लोगों को 2-2 आंसर्स रिव्यू करने हैं। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करोगे तो बहुत सारे फ़ायदे होंगे आपको भी और सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हो। बाकी सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उनको बता सकते हो कि यहाँ पर इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से पूरा का पूरा कोऑपरेटिव वे में वो हमारा ग्रुप चल रहा है। नाउ अब आते हैं हम लोग अपने प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन की तरफ। 2008 का क्वेश्चन था कि कौन सा लेज़र टाइप यूज़ किया जाता है लेज़र प्रिंटर में। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सेमीकंडक्टर लेज़र का यूज़ किया जाता है लेज़र प्रिंटर में। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा पूरा का पूरा डिस्कशन। आई होप आपको मज़ा आ चुका होगा, बहुत कुछ जानने को मिला होगा। नाउ मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।